हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। एज यू ऑल नो 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस का प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। आज हम उसी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं, उसी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है और आप इसी के अकॉर्डिंग, आपके पास अगर कोई दूसरी सीरीज़ भी है तो आप उसको अलाइन कर लेंगे, क्वेश्चंस को अलाइन करके आप समझ लेंगे। तो इस सीरीज़ में हमारा जो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा डिड नॉट कंप्लीट इट्स फुल 5-year टर्म। अब हमारे पास ऑप्शन में देयर आर 4 ऑप्शंस, जिसमें 8th, 13th, 2nd लोकसभा और 16th लोकसभा इलेक्शंस के बारे में को ऑप्शंस में दिया गया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि सबसे पहली बार 1952 में जनरल इलेक्शंस, 1952 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द जनरल इलेक्शंस वर कंडक्टेड। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हुए। ठीक, अभी रिसेंटली 2024 में जो इलेक्शंस हुए हैं, इस पर 2 क्वेश्चंस आए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। 2024 में होने वाले इलेक्शंस ये थे 18th लोकसभा के इलेक्शंस और ये 7 फेजेस में कंडक्ट कराए गए हैं। 7 फेजेस में ये हुए हैं, जिसमें से उत्तराखंड में इसका पहला फेज जो था, पहले चरण में ये उत्तराखंड में कंडक्ट कराए गए थे। नाउ अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो ये पूछ रहा है कि फुल 5-year टर्म किस पर्टिकुलर इलेक्शन ने कंप्लीट नहीं किया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे 13th लोकसभा इलेक्शन जो है, इसके 5 year को कंप्लीट होने से एटलीस्ट 6 month पहले ही इसके जो है सितंबर में इलेक्शंस जो है वो होने थे, बट 5-6 months पहले ही इसको डिज़ोल्व कर दिया गया। यानी कि अराउंड ये ऐसे 8 months पहले फरवरी में इसको डिज़ोल्व कर दिया गया था और अप्रैल में इसके इलेक्शंस हो गए थे। अप्रैल में जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करा दिए गए थे 13th लोकसभा इलेक्शन के। अब अगर हम इसके अलावा बाकी देखें, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि टोटल 18 लोकसभा के इलेक्शंस अभी तक हुए हैं, तो इस 13th लोकसभा इलेक्शन के अलावा अगर हम लोग देखें तो 9th, 11th और 12th ये वो लोकसभा इलेक्शंस थे जिन्होंने अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो हमने ध्यान रखना है ये 3 और अल्टीमेटली ये 13th लोकसभा इलेक्शन, ये ऐसे लोकसभा इलेक्शंस है जिन्होंने अपना टर्म फुल 5-year टर्म कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, सो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, जो कि बात कर रहा है 13th लोकसभा इलेक्शन की। नेक्स्ट है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो सिंपल आपने यहाँ पर समझ लेना है कि इंटर स्टेट काउंसिल का फंक्शन क्या है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल का काम होता है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में किसी भी तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, या फिर यूनियन और स्टेट्स के बीच भी अगर डिस्प्यूट्स आ रहे हैं तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम ये काउंसिल करती है। 1988 में एक कमीशन फॉर्म की गई थी जिसका नाम है सरकारिया कमीशन, और सरकारिया कमीशन का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि यूनियन और स्टेट के बीच के रिलेशंस को किस तरह से बेटर किया जा सकता है, गवर्नेंस को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सरकारिया कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा था कि एक इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल एकदम से नया कॉन्सेप्ट नहीं था कुछ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में इस तरह की किसी बॉडी को फॉर्म करने का प्रोविजन ऑलरेडी दे रखा था, जिसको सरकारिया कमीशन ने इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग्स में अपनी ये रिकमेंडेशन रखी थी। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी, यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई है। देन हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट एंजॉयड बाय अ ब्रिटिश सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया। यहाँ पर बहुत ऑब्वियस है, ऑफकोर्स फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सभी के पास है।
रिलीजियस फ्रीडम भी सभी के पास है, ऐसा तो है नहीं कि कोई यूके से कोई सिटीजन आया और हम कह रहे हैं कि आपको आप ये अपना धर्म जो है या फिर आप अपना इस पर्टिकुलर फेथ को यहाँ पर फ्रीली जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये सभी के पास है। ये वाला जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ये वाला राइट इनके पास, इनको नहीं दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, है ना, क्योंकि ये राइट की वजह से, इसकी वजह से ऑलरेडी बहुत कुछ सफ़र किया है अराउंड 200 सालों तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा, ये क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 240 ये कहता है कि इंडियन यूनियन टेरिटरीज में, यूटीज में बेटर गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंट जो है वो रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो जितने भी इंडियन यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें बेटर गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो इसमें अगर हम ऑप्शंस देखें अपने, तो हमारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, ये देखिए, ये वाला ऑप्शन है दादरा एंड नगर हवेली, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। दमन एंड दीव अगेन इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन 3 पे जाएं तो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर दमन एंड दीव को इंक्लूड किया गया है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि गोवा जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। गोवा इज़ अ स्टेट, है ना, तो इसी के लिए हम लोग इस थर्ड वाले ऑप्शन को एक्सक्लूड कर देंगे। और किस किस के लिए बना सकते हैं वो देखेंगे, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देन वी हैव द माइंड, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम बात करें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जुलाई अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे। इलेक्शंस वर कंडक्टेड, ठीक है। और 9 ऑफ दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन जो है वो यहाँ पर हुआ। तो फर्स्ट सेशन या पहली मीटिंग जो है वो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंडक्ट हुई। और 13 ऑफ दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 ऑफ जनवरी 1947 में यूनानिमसली असेंबली ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को उनका ऑब्जेक्टिव बताएगा कि जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट अब वो क्रिएट करने वाले हैं उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या रहने वाली है ना। तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर क्या कहलाएगा, इसका ही मॉडिफाइड वर्जन आगे चलकर हमारा प्रियम्बल कहलाएगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की फिलॉसफी या फिर उनका माइंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होता है ना। तो हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए ये वाला, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, प्रियम्बल से, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज फ्रॉम इंडिया। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ से ऑप्शंस में से उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यूनेस्को की एक लिस्ट है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज की जो लिस्ट है ये 2004 से रिलीज हो रही है, 2004 से आ रही है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है ऐसी सिटीज का एक नेटवर्क क्रिएट करना, सिटीज का एक नेटवर्क क्रिएट करना, ऐसी सिटीज को आपस में जोड़ना जिन सिटीज ने कई सालों तक
बहुत ज़्यादा अर्बन डेवलपमेंट होने के बाद भी अपना कोई ना कोई एक कोर फीचर, अपना कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है वो आज तक सस्टेन करके रखा हुआ है, आज तक उसे रिटेन किया हुआ है। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद जैसे हम नाम सुनते हैं तो हैदराबादी बिरयानी, यानी कि हैदराबाद की कोई डेलिकेसी है जो कि कितना भी हैदराबाद डेवलप हो जाए बट वो एक उसका एक ऐसा फीचर है जो कि उसने आज तक रिटेन किए हुए है। सिमिलरली अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई नाम सुनते ही हमारे दिमाग में फिल्म या फिल्म सिटी जो है वो पॉपअप होता है। वो क्यों? क्योंकि कितना भी डेवलप हो जाए और कितने भी फील्ड, कितने भी सेक्टर्स में वहाँ की इकोनॉमी डेवलप कर जाए, बट स्टिल जो वो फिल्म मेकिंग वाला जो फैक्टर है या फिर ये जो एक पर्टिकुलर फीचर है वहाँ का, उस पर्टिकुलर सिटी ने आज तक भी उसको रिटेन किया हुआ है। तो ऐसी सभी सिटीज़ को सेलेक्ट करना जिन्होंने कई सालों तक अपने किसी पर्टिकुलर फीचर को रिटेन करके रखा हुआ है, सस्टेन करके रखा हुआ है, और ऐसी सिटीज़ को सेलेक्ट करके अपनी इस लिस्ट में इंक्लूड करना और इस लिस्ट में इंक्लूड करके इनके बीच एक नेटवर्क क्रिएट करना, ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ का पर्पस है। ठीक है, और कुछ 7 डिफरेंट फील्ड्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो कैटेगरीज में इन सिटीज़ को पुट किया जाता है। एक फोक आर्ट है हमारा, फोक आर्ट है, म्यूज़िक है, फिल्म है, गैस्ट्रोनॉमी है, इस तरह से अलग अलग 7 डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें कंट्रीज़ को ये सिटीज़ को ये टाइटल दिया जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो SDG 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 जो कि बात करता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की, इस लिस्ट के थ्रू हम कह सकते हैं कि SDG 11 को भी फुलफिल किया जा रहा है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, ये ध्यान रखना है। नवंबर में 55 सिटीज़ की एक लिस्ट जो है यूनेस्को ने वो रिलीज़ की थी, और इन 55 सिटीज़ की लिस्ट में 2 सिटीज़ जो हैं वो हमारे इंडिया से भी थी। और वो 2 सिटीज़ कौन कौन सी हैं? वो 2 सिटीज़ हैं, एक है ग्वालियर और दूसरा है कोझिकोड जो कि केरला में है, कोझिकोड। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसी तरह से 7 अलग अलग कैटेगरीज में से कुछ 2 कैटेगरीज इन्हें भी मिली होगी। तो ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक की कैटेगरी में रखा है, सिटी ऑफ म्यूजिक की कैटेगरी में रखा है, और कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, तो यहाँ से हमारा आंसर 2 क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड। पूरे क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चंस हैं जो कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन अभी मैंने जो आपको ये बताया ही है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कोझिकोड लिटरेचर। अब आप कहेंगे कि बाकी ऑप्शन में भी है, ये पुणे भी हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ पुणे को अभी तक ये टाइटल नहीं मिला है, इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि वाराणसी और चेन्नई दोनों को ही सिटी ऑफ म्यूजिक की कैटेगरी में 2019 और 2017 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका आंसर है बी, कोझिकोड। ठीक है, देन वी हैव द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। I'm sorry, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द यूनेस्को सिटीज, ये कह रहा है इज नॉट वन ऑफ द यूनेस्को सिटीज। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको भी और इसको भी इंक्लूड किया जा चुका है 19 और 17 में, इसको भी इंक्लूड किया गया है अभी रिसेंटली। तो हमारे पास बचता क्या है? पुणे, पुणे को नहीं इंक्लूड किया गया है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। देन वी हैव द चेयरमैन ऑफ UPSC कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने ध्यान रखना है यहाँ पर प्रेसिडेंट। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 जो कि आर्टिकल 315 से 323 तक इसके अंदर आते हैं। ये यूपीएससी का गठन होना चाहिए। आर्टिकल 315 जो है हमारा ये कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशंस होनी चाहिए, स्टेट लेवल पर भी, यूनियन लेवल पर भी। आर्टिकल 16 हमारा बात करता है कि मेंबर्स के बारे में बात करता है, क्या उनका टाइम ऑफ ड्यूरेशन, मतलब उनका वर्किंग ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करता है। देन आर्टिकल 317 जो है वो हमारा इनके रिमूवल के बारे में बात करता है।
तो हमने ध्यान रखना है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करते हैं और इनका रिमूवल भी इन ऑप्शन में से अगर हम देखें तो ये प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देन वी हैव रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डीपीएसपी आप सभी ने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th पार्ट है, मैंने यहाँ पर ये लिखा था 4, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा यूपीएससी का पार्ट 14, वो पार्ट 14 में है, और डीपीएसपी की बात करें तो ये पार्ट 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल्स इसके अंदर हैं, डीपीएसपी इसी में है। और ये जो डीपीएसपी हैं, क्योंकि नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट यानी कि हमारी गवर्नमेंट जब भी किसी तरह की पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती हैं तो उन पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हुए कुछ आइडियल्स उन्हें ध्यान रखने होते हैं, उन आइडियल्स को फॉलो करना होता है। वो डायरेक्टिव्स या फिर वो गाइडलाइंस क्या है, वो हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ही आते हैं, यानी कि डीपीएसपीज ही वो गाइडलाइंस हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट्स को फॉलो करनी होती है वाइल मेकिंग एनी पॉलिसी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स किसी के फंडामेंटल राइट से डिप्राइव किया जा रहा है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, मतलब वो उसके अगेंस्ट में दे आर जस्टिसेबल, है ना, दे आर जस्टिसेबल। बट अगर डीपीएसपीज के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल, पहली चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है। और अगर हमारा क्वेश्चन जो है, अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। अभी मैंने आपको बताया येस, लॉज बनाते वक्त इन डीपीएसपीज को ध्यान में रखना है और इन्हें अप्लाई भी करना है हमारी अलग अलग स्टेट्स को। देन ऑप्शन बी क्या है, दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ऑफ कोर्स कंट्री की गवर्नेंस में ये क्या है, आइडियल्स ही तो हैं, ये गाइडलाइंस ही तो हैं, तो दे आर फंडामेंटल। देन दे इम्पोज अ लीगल ड्यूटी ऑन द स्टेट, तो नहीं, ऐसी कोई लीगल ड्यूटी तो स्टेट पे नहीं है कि हाँ स्टेट को इन्हें फॉलो करना ही करना है, दे आर नॉट बाइंडिंग टू द स्टेट। और फिर दे आर मेयरली इंस्ट्रक्शंस टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो हाँ हमारी स्टेट्स के लिए ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन ही तो है। अभी मैंने जैसा कहा दे आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ बाउंडेशंस नहीं है कि उनको इन्हें फॉलो करना ही करना है, दीज आर जस्ट आइडियल्स। तो इसके हिसाब से नॉट करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, तो इसका सही आंसर होगा श्री नित्यानंद स्वामी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विमेन एमएलएज वर देयर इन द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी हमने ध्यान रखा है कि 2000 में जब क्रिएशन हुआ उत्तराखंड का, तो 2002 में पहले इलेक्शंस हुए, पहले विधानसभा के इलेक्शंस हुए, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए। और अगर हम सभी में देखें तो ये जो 5 अभी तक के इलेक्शंस हो चुके हैं, टू 2002 में मैंने आपको बताया पहले इलेक्शंस हुए, और अभी 2022 में 5th इलेक्शंस हुए। तो अगर हम इन सभी की बात करें तो सबसे पहले जो हुए थे उसमें 4 विमेन एमएलएज थी, सेकंड में भी 4 विमेन एमएलएज थी, थर्ड और फोर्थ में 5 विमेन एमएलएज थी, और अभी जो लेटेस्ट हुए हैं उसमें 8 विमेन एमएलएज वर इलेक्टेड, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो स्पीकर हैज टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months ही अज्यूम्स ऑफिस, ही रिमेन्स स्पीकर so long as he is member of the house, speaker continues in office even if Lok Sabha is dissolved, speaker can be removed by the members of Lok Sabha। देखो पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि स्पीकर होने के लिए आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है, तो आपको हाउस का मेंबर होना ज़रूरी है टू बिकम अ स्पीकर। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले आप स्पीकर बन जाएं उसके बाद आपके इलेक्शन हुए और फिर आप मेंबर ऑफ हाउस बन रहे हैं, ऐसा नहीं है इसमें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, विच इज़ नॉट करेक्ट। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स आर
करेक्ट, ठीक है। देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्जिस्टेंस नाउ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग 4 और आपको इंस्टीट्यूशंस दे दिए हैं। एक नेशनल कमीशन फॉर विमेन, एक माइनॉरिटी कमीशन, प्लानिंग कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो 1 जनवरी 2015 से हमें पता है 1 जनवरी 2015 में एक नई बॉडी क्रिएट हुई जिसका नाम है नीति आयोग, और नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है किसको? प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वुड बी प्लानिंग कमीशन, जो कि अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चंस पर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि पूछ रहा है आपसे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम उत्तराखंड इन सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2019। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, रमेश पोखरियाल निशंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007, और यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको दे रखे 2007 to 8 और 2006 to 7। तो 2007 to 8 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, इसका एग्जिस्टेंस पूछा है कि कब बना, कब ये इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये आया है 1999 में, ठीक है। 16 को डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पीएमएलए एक्ट इज नॉट ट्रू। पीएमएलए एक्ट 2002 में आया, और पीएमएलए एक्ट का मेन पर्पस ही इस तरह के ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना है जिनसे ब्लैक मनी का जनरेशन होता है। तो इसके हिसाब से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, इट इंक्लूड्स ऑल मेजर ऑफेंसेस विच हेल्प इन जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, ठीक है। देन अब जो स्टेटमेंट बी है ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि अगर हम एक्ट को गो थ्रू करते हैं, पीएमएलए एक्ट 2002 पढ़ते हैं, तो कहीं पर भी हमें टैक्स इवेजन एंड स्मगलिंग जो है वो नहीं मिलता है, यानी कि ये टर्म्स ही गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी जो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है फिर वो भी करेक्ट हो जाता है। वैसे तो टैक्स इवेजन एंड स्मगलिंग हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बिल्कुल सही है, बिकॉज क्योंकि जो पीएमएलए एक्ट है हमारा, उस पूरे के पूरे एक्ट में कहीं पर भी आपको ये 2 टर्म्स जो है वो इसकी डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं मिलेंगी, तो ये भी करेक्ट हो जाता है हमारा। देन हमारा स्टेटमेंट सी है जो कि कह रहा है एनी केस अंडर दिस एक्ट इज नॉन बेलेबल। तो जनरली जितने भी केसेस, जितने भी ऑफेंसेस पीएमएलए के अंडर रिकॉर्ड होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, और इसमें बीच में कंट्रोवर्सी भी काफ़ी रही है, ठीक है। अगेन लास्ट जो स्टेटमेंट हमारी आ जाती है वो कह रही है डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोई है ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो एक एक्ट है, इट इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन। तो डायरेक्टर ऑफ ईडी यहाँ पर होना चाहिए, और डायरेक्टर ऑफ ईडी इज नॉट गिवन पावर टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें अगर हम लोग बाय पीएमएलए एक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इसका सेक्शन 12A क्लियरली इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि डायरेक्टर के पास फुल अथॉरिटी होती है टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशंस और रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय एफआई। तो यस उसके पास अथॉरिटी है, बट स्टेटमेंट कह रही है ही हैज़ नॉट गिवन द पावर टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। देन हमारे पास अनदर क्वेश्चन है जो कि ब्रिक्स के बारे में है। तो ब्रिक्स का जो है, अगर आपने ब्रिक्स का थोड़ा स्टैटिक पार्ट पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा हुआ होगा कि ब्रिक्स जो है ये 5 अलग अलग देशों का जो है यहाँ पर ग्रुप है। यहाँ पर ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। और रोटेशन बेसिस पर ही इसकी समिट होती है। अगर ब्राज़ील में हुई है समिट तो नेक्स्ट समिट हमारी जो है रशिया में होगी, देन इंडिया में होगी, इसी तरह से रिस्पेक्टिवली ये जो है रोटेशनल बेसिस पर इसकी समिट्स होती हैं। 2009 में इसकी पहली समिट हुई और रशिया में हुई, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर लेकिन हमसे पूछा गया है नॉट करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अगर जिसने थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा होगा इसको
वो ही इसको आंसर कर पाएंगे जिन्होंने डेप्थ में इसको पढ़ा है। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक अनदर फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हम ब्रिक्स जैसे ही पढ़ते तो हम इन 5 कंट्रीज को रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये 5 कंट्रीज हैं, बट 2024 में जो इसकी लास्ट अभी जो समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में जो समिट हुई थी, उस समिट में 4 नई कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। वो है ईरान है, इजिप्ट है, इथियोपिया है और यूएई है। तो अब इसकी जो मेंबरशिप है वो 5 से बढ़ के 9 हो चुकी है एज पर 2024। ठीक है, तो ये तो था इससे रिलेटेड जो करंट में जो चीज़ें चली हैं वो है। अगर हम स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जाएं तो इट रिप्रेजेंट्स मोर देन 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, तो ये बिल्कुल सही है। अराउंड 46% जो है ये है रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल पॉपुलेशन को। इसके अलावा यहाँ पर पूछे इट रिप्रेजेंट्स अराउंड 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट सी है वो कह रही है इट रिप्रेजेंट्स अराउंड 46% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ये 16% अराउंड 16% ग्लोबल ट्रेड का को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि दिस इज रॉन्ग, यहाँ पर ये 46 नहीं 16 होना चाहिए। ठीक है, देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 विच इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। रैंक वाले हमारे 2 क्वेश्चन हमसे इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, एक अभी आगे हम लोग देखेंगे। सिमिलरली एक ये क्वेश्चन है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा होगा 112 जो थी वो इंडिया की रैंक थी। यहाँ पर हमने एक चीज़ में और कंफ्यूज नहीं होना है, वो कंफ्यूजन इस चीज़ में नहीं हमें रखनी है कि एक हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट और एक होती है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको नीति आयोग रिलीज करता है, नीति आयोग। ठीक है, तो ये नीति आयोग रिलीज करता है, जबकि हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन नेटवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स ये इसको रिलीज करते हैं और टोटल 166 कंट्रीज का जो है ये कंपैरिजन होता है यहाँ पर, और आउट ऑफ 166 इंडिया की जो रैंक थी वो 112 थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है इसमें वो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देन हमारे पास अनदर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, इसका आंसर है February 24, 2019। अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो आप इसमें 2019 में आया ये, और इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस पहली चीज़ आपने समझना है कि 100% जो है ये सेंट्रली फंडेड है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती है 100%, और इसी के साथ साथ इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मिनिमम सपोर्ट इनकम को बढ़ाना, मिनिमम सपोर्ट इनकम प्रोवाइड करना फार्मर्स को। तो फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट इनकम प्रोवाइड करना इसका मेन पर्पस है। पहले इसकी जो कवरेज थी वो कम थी, अब इसकी कवरेज बढ़ा दी गई है। कवरेज किस तरह से कम थी, यानी कि पहले ये जो था इसमें क्या है 6000 रुपीज़ जो है एनुअली प्रोवाइड किए जाते हैं। 6000 रुपये का 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं 2,000 की, और 4 मंथ्स के गैप में एवरी 4 मंथ्स ये जो है डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है इस अमाउंट को। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि पर्पस क्या है, मिनिमम सपोर्ट इनकम प्रोवाइड करना फार्मर्स को। लेकिन इसका मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो कवरेज है वो बढ़ाया गया। पहले ऐसे फार्मर्स को इसमें इंक्लूड किया गया था जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की लैंड होल्डिंग है, जिनके पास इससे कम लैंड होल्डिंग्स हैं, उन सभी को इसके अंदर बेनिफिशियरी रखा गया था। लेकिन बाद में इसकी कवरेज को बढ़ा दिया गया है और सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, जिनके पास भी लैंड है, सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स को इसमें
इंक्लूड कर दिया गया है, तो सभी इसके बेनिफिशियरीज जो हैं अब हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसमें आंसर है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज टू अचीव द स्टेबल पॉपुलेशन बाय, तो इसमें इसका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था और एक, देखो हमने ध्यान रखना है कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 की, ये 2000 की पॉलिसी है, इनिशियल इसका टारगेट था कि 2010 तक टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसको 2.1 लेकर के आना है। तो एक पहला टारगेट इसका था कि 2010 तक टोटल फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस किया जाए, और इसके अलावा इसका दूसरा टारगेट है कि फर्टिलिटी रेट रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका दूसरा टारगेट ये था कि 2045 तक इंडिया एक स्टेबल पॉपुलेशन जो है उसको अचीव कर लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट, यहाँ से लिख लेते हैं हम, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा। इसका पर्पस क्या है पहले तो हम ये समझते हैं और फिर हम यहाँ इसका मैं आंसर आपको बताऊंगी। तो इसका मेन पर्पस है, इसका मेन पर्पस है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड, नाम से हमें समझ में आ रहा है कि एक ऐसा एरिया क्रिएट करना जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज के बीच आपस में ट्रेड हो। यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएशन ऑफ ट्रेड एरिया अमंग साउथ एशियन कंट्रीज, और साउथ एशियन कंट्रीज में से भी वो सभी कंट्रीज जो सार्क का पार्ट हैं, उन कंट्रीज में ये ट्रेड एरिया जो है डेवलप करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो है चाइना इसका पार्ट नहीं होगा, तो चाइना एक्सक्लूडेड है, बाकी सभी कंट्रीज जो हैं इसका पार्ट हैं, ठीक है। देन वी हैव अनदर, then we have another question. आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आते हैं। अ मेजर ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइजेस इज कॉल्ड, इस तरह के इन्फ्लेशन को, यानी कि टोटल इन्फ्लेशन जो भी किसी कंट्री का होता है उसके टोटल मेजर को हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। इस टोटल इन्फ्लेशन में से अगर हम लोग जो है फूड और एनर्जी की प्राइजेस को हटा देंगे तो फिर वो कोर इन्फ्लेशन कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ए। देन क्वेश्चन नंबर 23 जो कि कह रहा है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हु इज नॉट द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। जैसा मैंने अभी आपको बताया 1 जनवरी 2015 को ये एग्जिस्टेंस में आया और इसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें गवर्नर्स जो हैं ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं, बाकी सब जितने भी ऑप्शंस हैं वो इसका पार्ट रहते हैं या फिर वो इसके कॉम्पोजिशन में आते हैं। देन हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट का पार्ट इनमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है? तो अब ये पूछा क्यों गया, पहली चीज़ तो आपने ध्यान रखनी कि उत्तराखंड में जो है ऋतु बारी जो हैं उनको पहली वुमेन चीफ जस्टिस जो है वो बनाया गया, तो उसके बाद से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर हम पूरी लिस्ट देखेंगे तो पंकज पुरोहित जो हैं वो नहीं है इसका पार्ट, यानी कि कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड नहीं बनाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देन वी हैव विच पार्लियामेंट सीट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट। हमें पता है पार्लियामेंट में उत्तराखंड से 5 सीटें हैं ना, 5 सीट्स आर देयर इन पार्लियामेंट फ्रॉम उत्तराखंड, और जिसमें से कि एक सीट अल्मोड़ा की है जो कि एससी के लिए रिजर्व्ड है ना। देन
देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमने डिस्कस कर लिया है, 26 को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसका पर्पस है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना, सस्टेनेबली बढ़ाना। ऐसे नहीं कि अभी बढ़ा दिया और बाद में सस्टेन नहीं करा या फिर बाद में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो इसका मेन पर्पस है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना, किस तरह से सस्टेनेबली बढ़ाना, है ना। तो इसमें सॉइल के ऊपर भी काम किया जाता है, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने की बात भी हो रही है, इरिगेशन के ऊपर काम भी किया जाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के ऊपर भी काम किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर होगा ये, क्योंकि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में मैंने आपको बताया बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं अलग अलग। कोई सॉइल की फर्टिलिटी से रिलेटेड है, कोई इरिगेशन से रिलेटेड है, और इरिगेशन से रिलेटेड कंपोनेंट यही है जो कि जिसका मीनिंग क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। देन वी हैव UTDB इज एस्टैब्लिश्ड इन उत्तराखंड टू प्रमोट व्हाट, है ना। तो UTDB अगर हमें पता है तो हम इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इसका जो है एक्सटेंशन होगा, और इससे हम इजीली बता सकते हैं कि इसका पर्पस क्या है, टूरिज्म को प्रमोट करना है, ठीक है। देन वी हैव इन उत्तराखंड स्टेट विच डिस्ट्रिक्ट गॉट फर्स्ट प्लेस इन फिश प्रोडक्शन इन 2022-23। इसका करेक्ट आंसर वुड बी उधम सिंह नगर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर शेयर परसेंटेज टू इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसका आंसर है हमारा पौड़ी गढ़वाल। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर देखा जाए तो पौड़ी गढ़वाल है, वैसे इसका आंसर नैनीताल होता अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज कहाँ है, तो नैनीताल। अदरवाइज इसका आंसर है पौड़ी गढ़वाल। Then we have, when did the government of Uttarakhand pass the Fiscal Responsibility and Budget Management Act? तो इसका आंसर हो जाएगा in 2005, ऑप्शन C is the correct answer. Then we have, on the basis of NFHS, National Family Health Survey 2019-21, the multi-dimensional poverty in Uttarakhand in 2019-21 was 9.67%. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड इन क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं कि द टर्म गीगाहर्ट्ज इज द इंडिकेटर ऑफ विच फीचर ऑफ द कंप्यूटर। तो ये जो है ये स्पीड को का जो है ये फीचर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33, अलग अलग आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दी हुई हैं, बाकी लैंग्वेजेस थोड़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं। अगर हम लोग 5th जनरेशन AI लैंग्वेज की बात करें तो प्रोलॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इज प्रेफर्ड फॉर मीडियम स्पीड कम्युनिकेशन रेंज अप टू 1200 to 2400 बिट्स पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो 38, क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो कह रहा है फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जो है हमारा वो उत्तरकाशी इसका करेक्ट आंसर होगा। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैड लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो उत्तरकाशी इसका करेक्ट आंसर है। एंड देन वी ये वाला क्वेश्चन नंबर 40,
What percentage approximately of उत्तराखंड is plain area? तो उत्तराखंड में हमने ध्यान रखना है approximately 86% जो है वो हिली रीजन है और रिमेनिंग 14% जो है ये 13 पॉइंट समथिंग है बट अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो रिमेनिंग जो है 14% जो है वो हमारा प्लेन एरिया हो जाएगा जिसमें भाबर और तराई वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द जोग्राफिकल रीजन विच आर पर्टिकुलरली रिच इन एंडेमिक रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज फाउंड रिलेटिवली इन स्मॉल एरियाज एंड फेसिंग सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस आर रेफर्ड टू एज। तो ऐसा रीजन जहाँ पर ये सभी फीचर्स देखने मिलते हैं जो कि क्वेश्चन में मेंशन किए गए हैं, ऐसे रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। इस टर्म को पहली बार नॉर्मन मायर्स ने कॉइन किया था। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय नॉर्मन मायर्स। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेजर 4 ऐसे रीजन्स हैं जिनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कंसिडर किया जाता है। एक तो द हिमालयाज हैं हमारे, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट्स और सुंडालैंड। इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये वाले 4 ऐसे रीजन्स हैं जिनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कंसिडर किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, हमारा आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विच सेज hotspots। ठीक है, देन अनदर क्वेश्चन 42 ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो बेस्ट इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to 15 डिग्री सेल्सियस आर रेफर्ड टू एज। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो साफ हमें समझ में आ रहा है थर्मोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। साइक्रोफाइल्स है, हाइड्रोफाइल्स है और मीजोफाइल्स है। मीजोफाइल्स जो मॉडरेशन मीडियम टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं, हाइड्रोफाइल्स जो कि पानी में सर्वाइव कर पाते हैं, और दूसरे बी पे जो है साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स लाइकेंस हो सकते हैं, स्नो एल्गी हो सकता है ना, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, और ये ऐसे रीजन में सर्वाइव करते हैं जो परमानेंटली फ्रोजन रहते हैं। तो ऐसे रीजन में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम साइक्रोफाइल्स कहते हैं। समटाइम्स इनको साइकोफाइल्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो रेंज क्वेश्चन में दी हुई है वो 0 to 15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 0 से बियॉन्ड यानी कि 0 से नीचे भी इनका टेम्परेचर चला जाता है। -20 डिग्री सेल्सियस से +20 डिग्री सेल्सियस जो है वो इनकी रेंज रहती है। देन अनदर क्वेश्चन कम्स, क्वेश्चन 43 विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट relates to the protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife? इसका आंसर हो जाएगा 1976। ऑप्शन सी will be the correct answer. Then another question, which of the following helps some hydrophytes to thrive in wetlands and marshes where water level fluctuates time to time? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स किस तरह से सर्वाइव कर पाते हैं? उनकी सबमर्जेंट रूट्स की वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं। डूबी हुई जो रूट्स होती हैं, पानी के अंदर सबमर्ज जो रहती हैं, ऐसी रूट्स से ये सर्वाइव कर पाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 45 को डिस्कस करते हैं, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स सम, ये हमने डिस्कस कर लिया 44। 45 क्वेश्चन नंबर 45 है द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज टू ग्लोबल वार्मिंग इन इज गिवन बिलो। अलग अलग हमें पेयर्स दिए गए हैं जिसमें से सबसे गलत कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है CO2 40% जो है, दिस इज द रॉन्ग कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो आंसर इसमें हमारा हो जाएगा सी। देन अनदर क्वेश्चन
द टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइंड बाय। देखिए ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, ये साइंस के क्वेश्चंस हैं और ये किसी भी बुक से एनसीईआरटीज़ को अगर हम रेफर करेंगे तो भी वहाँ से भी ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ फैक्चुअल टाइप के ये क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है द टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइंड बाय सेल्मन वॉक्समैन, ये इसका करेक्ट आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी फैक्चुअल आंसर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। साइंस की बुक से ये किया जा सकता है, साइंस एनसीईआरटी से पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको इस टेक्नोलॉजी से पहली बार प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और ये अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें कि रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, तो रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एंटीबॉडीज जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका नंबर बढ़ाया जाता है, उनको मैक्सिमाइज किया जाता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 48, द हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय whom, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जॉर्ज कॉलर एंड सीजर मिल्स्टीन, दिस इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 49, Which of the following is used as immunosuppressor for kidney transplantation, इसका आंसर हमारा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ भी मतलब आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इम्यूनोसप्रेसर क्या होता है और किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्यों यूज़ किया जाता है, क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन डी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 को डिस्कस करते हैं। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये उत्तराखंड पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। अगर हम चारों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो चारों ही उत्तराखंड में है। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें उत्तरकाशी में है, वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करें चमोली में है ये हमारी। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इट इज इन पिथौरागढ़। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें रुद्रप्रयाग वाले रीजन में है ये। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर बाकी सभी पेयर्स करेक्ट है एक्सेप्ट पेयर सी, क्योंकि 1979 ये कह रहा है, जबकि इसका करेक्ट जो आंसर है वो 1972 होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा आंसर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। देन अनदर क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है कि आपसे अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से उनकी डिस्ट्रिक्ट का पेयर पूछ लिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया कि गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये उत्तरकाशी में है, तो यहाँ पर चमोली गढ़वाल दिया गया है विच इज रॉन्ग, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है मालोगाम द पोलिंग स्टेशन विद ओनली वन वोटर ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शंस फॉल्स इन विच स्टेट। करंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जो कि थोड़ा सा न्यूज़ में रहा, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से सिर्फ ओनली वन वोटर, एक ही वोटर ने यहाँ से वोट कास्ट किया, ठीक है, ओनली वन वोटर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये मालोगाम पूछा गया है कि कौन सी स्टेट में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसका करेक्ट आंसर है सी। देन हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बात कर रहा है और इसका करेक्ट आंसर है हमारा 8 मंथ्स, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4 मंथ्स। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिके 3/4 ऑफ द सब्सटेंस। ये हम सभी को पता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जब तक लाइफ रहती है, जब तक लाइफ साइकिल चलता रहता है तब तक ये बैलेंस्ड रहता है, क्योंकि ये डिके होता है तो ये बढ़ता भी रहता है ना। बट जब वंस द ऑर्गेनिज्म डाइज तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इसका डीके शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो पाता, क्रिएशन नहीं हो पाता फर्दर, तो धीरे 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 घटता रहता है। तो इसकी हाफ लाइफ जो 3/4 ऑफ द सब्सटेंस जो है वो कब तक डीके हो जाएगा, टिल 8 मंथ्स, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिएक्टिव मेटल, अगर मेटल की बात हो रही है तो ये हमारा हो जाएगा इसमें पोटेशियम। पोटेशियम इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज।
ओके, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रहा है, इन मार्च 2024 हु मेड इट टू द हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमन स्नाइपर ऑफ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली वुमन स्नाइपर। वुमेन स्नाइपर्स कुछ वो लोग होते हैं जो बहुत काफ़ी देर तक उनको राइफल्स वगैरह लेकर के लाइक निशानेबाजी टाइप कुछ इस तरह का उनका काम रहता है। तो बड़ा जो है टफ टास्क है, और इस टास्क को अचीव करने वाली जो पहली औरत जो है, पहली वुमेन जो है, वो सुमन कुमारी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 जो कि कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, IP इंडेक्स 2024। IP इंडेक्स 2024 में इंडिया की जो रैंक थी वो रही है 42nd रैंक रही है। कौन इसको रिलीज करता है? US का एक फर्म है US की, जिसे US चेंबर्स ऑफ कॉमर्स कहा जाता है, कुछ 55 इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ 55 पैरामीटर्स हैं जिन्हें कंसीडर किया जाता है, और इन इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कंट्रीज़ को रैंक्स प्रोवाइड की जाती है, और इन्हीं रैंक्स में इंडिया की जो रैंक है वो है 42nd। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 क्वेश्चंस रैंक पर बेस्ड पूछे गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। एक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भी देखा था कि 112th जो थी वो इंडिया की रैंक थी। अगेन ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें इंडिया की रैंक इज 42nd, तो हमारा आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी। देन हमारे पास है मिशन दिव्यास्त्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिशन दिव्यास्त्र जो है, मिशन दिव्यास्त्र टेस्टिंग है, एक ऐसा मिशन है जो कि मिसाइल टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया। तो मिशन दिव्यास्त्र एक ऐसा मिशन है जिसकी लॉन्चिंग हुई मिसाइल टेस्टिंग के लिए, मिसाइल टेस्टिंग। और वो कौन सी मिसाइल है जिसकी टेस्टिंग हुई है? तो अग्नि 5 इंडिजीनियस मिसाइल है, ये हमारी इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। ठीक है, इस मिसाइल की जो है सक्सेसफुल टेस्टिंग, पहली सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई थ्रू मिशन दिव्यास्त्र। ठीक है, और इस मिसाइल में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो मिशन दिव्यास्त्र है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है? तो MIRV टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 है जो कि पूछ रहा है, इन February 2024 विच बैंक वॉज इन न्यूज फॉर रेजिंग $300 million थ्रू इट्स फर्स्ट एवर सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड इशू। तो ऐसा बैंक जो है वो है HDFC। तो HDFC ने $300 million क्रिएट किए थ्रू फाइनेंस बॉन्ड्स। ठीक है, देन देन हम बात करते हैं अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 पूछ रहा है, बिसाइड्स उर्दू पोएट गुलजार हु इज द अदर रेसिपिएंट ऑफ 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड वैसे इसको कहा जाता है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड में 2 लोगों को जो है अवार्ड दिया गया था। गुलजार जो है इनको उर्दू के लिए दिया गया था, और इसके अलावा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो बात कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द ओ स्मार्ट स्कीम टिल 2026 विच इज एम्ड एट। ओ स्मार्ट, यहाँ ओ का मतलब है ओशियन से। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्कीम है जो कि ओशियन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को प्रमोट करने का काम करती है। तो ओ स्मार्ट का मतलब है ओशियन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद 61st क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है, प्रायर टू ज्योति अत्रे द रिकॉर्ड ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट वॉज हेल्ड बाय हूम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीता बहल। ठीक है, संगीता बहल जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62,
नेम द सिटी वेयर 37th नेशनल गेम्स वर इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2023। करंट में रहा है ये क्वेश्चन, और इसलिए रहा है क्योंकि ये जो नेशनल गेम्स हैं इनका 38th एडिशन जो है वो होने वाला है उत्तराखंड में, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में ये होने वाला है। और इसका पहला एडिशन यानी कि 37th एडिशन जो था वो बैम्बोलिन गोवा में कंडक्ट कराया गया, 36th जो है वो गुजरात में कंडक्ट कराया गया। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैम्बोलिन गोवा। देन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया इन 19th एशियन गेम्स हांगझोउ 2023। तो इसका करेक्ट आंसर है 28 गोल्ड मेडल्स वर वन बाय इंडिया। देन 64th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन February 2024 who became the first Indian citizen to receive an honorary knighthood from United Kingdom's King Charles III। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल जो है ये एयरटेल के जो है ओनर हैं, तो इन्हें ये ऑनरारी नाइटहुड जो है वो कॉन्फर किया गया, ठीक। देन विच अमंग द फॉलोइंग, ये सारे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं इस वाले पार्ट में। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द विनर ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म एट 96th अकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। तो फीचर फिल्म का 96th जो एडिशन है फीचर इन अवार्ड्स का, इसमें जो अवार्ड दिया गया है वो द बॉय एंड द हेरॉन, इस मूवी को ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देन डैनियल कानमैन who died in March 2024 was given the Nobel Prize in 2002 for his contribution to, ठीक है। ऑबिचुअरी वाले पार्ट से जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में बहुत सारे अलग अलग थीमेटिक करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, तो ये ऑबिचुअरी वाला पार्ट है, उस पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इनका ये जो है ये पर्सनालिटी जो है ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, तो ये ध्यान रखेंगे हमने कि इकोनॉमिक्स की फील्ड में जो है इन्हें ये प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज, एंड ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। उसके बाद हु हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024, इसका करेक्ट आंसर है यतिन भास्कर दुग्गल। देन 68th क्वेश्चन जो कि बात कर रहा है प्रवासी भारतीय दिवस की, और जिसको हम NRI डे भी कहते हैं, इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन विच डेट, ठीक है। तो कई बार हमारे करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट डेज भी आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स भी आती हैं, पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा जनवरी 9, इस दिन महात्मा गांधी जो है वो इंडिया वापस आए थे, ठीक है। तो उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 डिस्कस करते हैं, जो पूछ रहा है विच इंडियन सिटी हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन द सिटी ऑफ लिटरेचर कैटेगरी इन 2023। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, 2 क्वेश्चन इसी सेम टॉपिक से आए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2023 में 55 सिटीज़ की जो लिस्ट है वो इसने इशू की है, रिलीज़ की है वो लिस्ट, और उन 55 सिटीज़ में से 2 सिटीज़ जो हैं वो इंडिया से भी हैं। कौन कौन सी हैं? एक है कोझिकोड और दूसरा है ग्वालियर। अब आप कहेंगे मैम यहाँ दोनों ही हैं ऑप्शंस में, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया है कि कौन सा पूछ रहे हैं, सिटी ऑफ लिटरेचर पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया था 7 डिफरेंट कैटेगरीज में पुट किया जाता है सिटीज़ को। तो जो इंडिया से जो 2 सिटीज़ पुट की गई हैं, ग्वालियर और कोझिकोड, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक में रखा गया है, जबकि कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर कैटेगरी में पुट किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज कोझिकोड। देन क्वेश्चन नंबर 70, द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में रहता है, और इसके AI के हम सभी को पता है, देखो जो है प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। अगर रिस्पॉन्सिबली इसको यूज़ किया जाए तो इट्स बेनिफिशियल टू द ह्यूमन काइंड। तो इस रिस्पॉन्सिबल यूज़ पर ही एक समिट कंडक्ट कराई गई, जो कि पहली ऐसी समिट थी, और ये समिट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ में कराई गई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीदरलैंड्स में इसको कंडक्ट कराया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज लोकेटेड एट, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ढाका में ये लोकेटेड है। देन
Which of the following books has won 2024 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? करेक्ट आंसर है इसका कायरोस। कायरोस को ये बुकर प्राइज दिया गया है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 73 जो कि पूछ रहा है इन मार्च 2024 विच कंपनी हैज एक्वायर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उडासिटी? तो एक्सेंचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर से आए हैं, तो करंट अफेयर को हमने बिल्कुल भी लाइटली लेना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है करंट अफेयर को। और इस बार तो ऐसा भी है कि करंट अफेयर में भी चीज़ें डिटेल में पूछी गई है, डेप्थ में पूछी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ब्रिक्स जो है करंट में ये रहा था कि ब्रिक्स की जो रिसेंट समिट हुई थी उसमें 4 अलग अलग कंट्रीज और उसमें ऐड हुई हैं। अब से पहले ब्रिक्स की जो मेंबरशिप थी वो टोटल 5 थी, अब वो 9 हो चुकी है। लेकिन ब्रिक्स के बारे में और डिटेलिंग पूछी गई थी, ट्रेड पूछा गया, उसका कितना ट्रेड शेयर जो है वो ट्रेड जो ब्रिक्स है वो वर्ल्ड ट्रेड में कितना उसका शेयर है, ऐसा भी पूछा गया इस बार, है ना। तो थोड़ा सा चीज़ों को अब हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन विच इज 74th, तो ये कह रहा है निवेदिता कार्की ऑनर्ड बाय तीलू रौतेली स्टेट लेवल अवार्ड, उत्तराखंड का ही अवार्ड है ये, हम सबको पता है। तीलू रौतेली स्टेट लेवल अवार्ड 2023 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो तीलू रौतेली अवार्ड है ये अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है, जिसने किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को जिसने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी उस फील्ड में किया हो। तो ये जो निवेदिता कार्की को जो तीलू रौतेली अवार्ड दिया गया है वो बॉक्सिंग की फील्ड में दिया गया है बिकॉज शी इज अ बॉक्सर, ठीक है। देन अनदर क्वेश्चन, in which of the 7 phases announced by Election Commission of India for the general elections 2024? मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि इस बार के जो इलेक्शंस थे 2024 के, ये 18th जनरल इलेक्शंस थे, 18th लोकसभा इलेक्शंस थे, जिनको 7 अलग अलग फेजेस में कंडक्ट कराया गया था और उत्तराखंड इन सभी 7 फेजेस में से फर्स्ट फेज में आया। यानी कि उत्तराखंड में जब इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराया गया तो इट वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ जनरल इलेक्शंस 2024। देन हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस और सेलिब्रेशंस ऑफ उत्तराखंड इज इंक्लूडेड इन द इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? तो इस लिस्ट में रम्मन डांस जो है उसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इंटैंजिबल वो लिस्ट होती है यूनेस्को की, इंटैंजिबल लिस्ट वो है जिसको छुआ नहीं जा सकता, है ना, जिसको जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है ना। बाकी टैंजिबल लिस्ट वो है ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स जैसे यूनेस्को ने हेरिटेज लिस्ट में पुट कर दिया, किसी साइट को पुट कर दिया तो वो टैंजिबल लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन हमारी जो कल्चरल चीज़ें होती हैं, हमारी बोली है या हमारा कोई कल्चर है ना, तो जैसे दुर्गा पूजा को भी ऐड किया गया था तो वो इंटैंजिबल लिस्ट में आ जाएगी क्योंकि वो हमारे कल्चर का पार्ट है और वो इंटैंजिबल है। सिमिलरली रमन को भी इंटैंजिबल लिस्ट में पुट किया गया। मतलब जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमको इन छोटी छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स वाला जो क्वेश्चन था, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें 131, 132 इस तरह से कुछ रैंक है इंडिया की, तो उस क्वेश्चन में वो वाली रैंक भी पूछी गई थी और एक्चुअल जो रैंक है वो भी दी हुई थी ऑप्शंस में, है ना। तो आपको क्वेश्चंस पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा जो है माइंडफुल रहना पड़ेगा कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटैंजिबल लिस्ट पूछी गई तो रमन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 77, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड? सभी को पता होगा, सभी करके आए होंगे ये आंसर। इसका आंसर है राधा रतूड़ी, ठीक है। संधू जो है उनको इन्होंने रिप्लेस किया है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं 78, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। हिंदू रिलीजियस पिलग्रिमेज प्लेस नेम्ड पूर्णागिरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड? तो पूर्णागिरी टेम्पल जो है वो चंपावत में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हेडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन देहरादून द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? तो देहरादून में जितने भी लोग रहते होंगे उन सभी को इसका करेक्ट आंसर पता होगा, बाकियों को भी पता होना चाहिए जो उत्तराखंड में रहते हैं और वैसे भी पता होना चाहिए। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून में लोकेटेड है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगेन करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये, मानसखंड कॉरिडोर यात्रा। देखो मानसखंड वाला जो पार्ट है, मानसखंड माला प्रोजेक्ट भी एक चल रहा है जो कि अलग अलग जो हमारा कुमाऊं रीजन जो है उत्तराखंड का,
कुमाऊं रीजन के 40 प्लस जो है मंदिर हैं उनको जोड़ा जा रहा है। जोड़ा किस तरह से जा रहा है? ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क वहाँ पर इम्प्रूव किया जा रहा है, मतलब उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर पिलग्रिमेज जो है वो उसको प्रमोट किया जा सके, जिसके लिए वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इन सब चीज़ों की इन सभी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा रहा है अंडर मानसखंड माला प्रोजेक्ट। ठीक है, सिमिलरली मानसखंड कॉरिडोर यात्रा जो है ये भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जिससे मानसखंड वाले रीजन में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके और खासकर रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो ये जो कॉरिडोर यात्रा है ये कहाँ से शुरू होती है? ये पुणे से शुरू होती है और मानसखंड वाले पार्ट तक ये पहुँचती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 81, अगेन सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सभी को पता होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। देखो चीफ जस्टिस पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक पंकज पुरोहित वाला क्वेश्चन भी था जो हमने किया है इससे पहले। अगेन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि क्या कह रहा है? फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। पहली वुमन चीफ सेक्रेटरी भी अभी हमने पढ़ा। सिमिलरली फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड है जस्टिस रितु बाहरी, करंट में ही था ये। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू गेम्स आर अप्रूव्ड बाय द IOC फॉर द लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028। तो इन गेम्स में कुछ 4 नए गेम्स को इंक्लूड किया गया है। पहला है T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। देन अनदर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको who has broken the world record for most cumulative time spent in the space, he belongs to which country? तो he belongs to Russia। तो ओलेग कोनेंको he is from Russia। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। अब यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड आपके कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं जो कि है हु इस्टैब्लिश्ड आजीविका संप्रदाय। तो इसका करेक्ट आंसर है मखाली घोषाल। ठीक है, देन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने इस्टेब्लिश की? तो धर्मपाल इसका करेक्ट आंसर है। मिलिंद पान्हा जो है एक किताब है जिसको कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है और ये डायलॉग है। ठीक है, तो पाली लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, तो पाली इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। शाहजहां गेव द टाइटल ऑफ शाह इकबाल टू विच ऑफ हिज सन्स। शाहजहां के 4 बेटे थे और चारों में से दाराशिकोह को उसने शाह इकबाल का टाइटल दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन अरेंज द बैटल्स ऑफ बाबर गिवन बिलो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहली बैटल जो थी बाबर की वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी। तो फर्स्ट बैटल सेकंड है, तो सेकंड यहाँ पर है हमारे पास पहला, तो बस यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जियाउद्दीन बरानी, कई लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि तारीख है फिरोज शाही, कई बुक्स में फिरोज शाही और फिरोज और मुबारक ये जो है ये दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। फिरोज और मुबारक दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो समटाइम्स इट इज रिटन एज तारीख फिरोज शाही और कभी कभी तारीख मुबारक शाही भी दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, हमने दोनों में से मुबारक लिखा हो या फिरोज शाही लिखा हो, आंसर ये हो जाएगा। तो जियाउद्दीन बरानी ने तारीख मुबारक शाही और तारीख फिरोज शाही लिखी थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ विच रीजन डिड अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा। बहुत ज़्यादा जो है कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो गुजरात पर विक्ट्री जो है इस्टेब्लिश करने के बाद बुलंद दरवाज़ा जो है कंस्ट्रक्ट कराया गया था। उसके बाद 91 जो है वो क्या कह रहा है, इन 1336 Who had established the विजयनगर एम्पायर? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था और कुछ चार अलग अलग डायनेस्टीज ने इस जगह को रूल किया और फिर इसके बाद इसका कोलैप्स होना शुरू हो गया। ठीक है, देन which has been considered as Magna Carta of English education system in India। ठीक है, तो हमें पता है एक चार्टर एक्ट आया था 1833 का। 1833 के चार्टर एक्ट में डिसाइड किया गया था जो लॉर्ड मकॉले हैं एजुकेशन के ऊपर जो है डेलिब्रेशन के लिए इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए डेलिब्रेशन के लिए एक कमीशन बनाई गई थी जिसको हेड कर रहे थे मकॉले, लॉर्ड मकॉले। लेकिन उस कमीशन को या उनके उस माइन्यूट को मैग्ना कार्टा नहीं कहा जाता है। कई लोगों ने ये आंसर किया होगा ऐसा समझ के, लेकिन
वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 का जो है ये, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कंसिडर किया जाता है। देन व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट का मेन एम जो था वो जो अलीगढ़ मूवमेंट है बेसिकली वो वेस्टर्न, क्योंकि सर सैयद अहमद इसको लीड कर रहे थे और हम ऐसे दो इंडिविजुअल्स को जानते हैं जिनका इंक्लिनेशन टुवर्ड वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न कल्चर बहुत था। एक थे राजा राम मोहन रॉय और एक सर सैयद अहमद खान। तो अगर यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पहला अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो टू इस्टैब्लिश अ थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट इन इंडिया, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा जो है टू प्रमोट द वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, टू एनकरेज हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये बिल्कुल भी नहीं। ए और बी बचते हैं। अब अगर हम ए की भी बात करें तो ए कह रहा है टू प्रमोट द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन, नहीं, क्योंकि मैंने जैसा कहा रिफॉर्मर थे सर सैयद अहमद खान जिनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वेस्टर्न एजुकेशन ज़्यादा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू प्रमोट द वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है द सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑफ बनारस, स्टैटिक क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ बनारस विच लेटर डेवलप्ड एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम, इसका करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद 95 क्वेश्चन, टू प्रोपगेट द आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय हु फाउंडेड द तत्व बोधिनी सभा इन 1839। ठीक है, तो अगर हम इन सभी में देखें तो राजा राम मोहन रॉय के बाद जो तत्व बोधिनी सभा है उसको आगे किसने कंटिन्यू किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, तो उन्होंने ही राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज को फर्दर प्रोपगेट किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, द प्ले नील दर्पण रिटन इन 1858 टू 1859 हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ, किसके दुख को हाईलाइट करता है, किसके संघर्ष को हाईलाइट करता है? इंडिगो ग्रोवर्स के प्लाइट को जिसने हाईलाइट किया। नील दर्पण एक ऐसी किताब है जो कि इंडिगो ग्रोवर्स के प्लाइट को हाईलाइट करती है, लेकिन ये किताब लिखी किसने है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दीन बंधु मित्र ने ये किताब लिखी है। देन बंगाल वाज पार्टीशन्ड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905, 1905 में पार्टीशन हुआ था, लेकिन 1911 में इसका एनलमेंट कर दिया गया था और दिल्ली दरबार लगाया गया था। फिर 1912 में दिल्ली दरबार लगाया गया था, 1911 में इसका जो है एनलमेंट कर दिया गया था, इस डिसीजन को वापस से विड्रॉ कर लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देन 98, क्वेश्चन नंबर 98, हु सेड दैट द ब्राह्मण्स एंड शर्मनाज वर टू टाइप्स ऑफ फिलोसफर्स? अगर हम ऑप्शन से जाएं तो इनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देन हु कंस्ट्रक्टेड द लेक सुदर्शन? लेक सुदर्शन को कंस्ट्रक्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर हमें उन पेयर्स को एलिमिनेट करना है विच आर नॉट करेक्ट। सो अगर हम कालामाटी की बात करें तो चंपावत में नहीं है, किमनी ग्राम उत्तरकाशी में नहीं है, चमोली में है। फरकानौली की बात करें तो ये अल्मोड़ा में है। मल्ला पेनाली अगेन अल्मोड़ा में है, तो यहाँ पर मल्ला पेनाली जो है एक ऐसा पेयर है जो कि करेक्ट है, बाकी जितने भी पेयर्स हैं दे आर रॉन्ग। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि मल्ला पेनाली इन अल्मोड़ा। देन हु इशूड द चित्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स इन उत्तराखंड? तो जो कुनिंद डायनास्टी है, कुनिंद डायनास्टी में बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो एक्सकेवेट किए गए हैं और इन कॉइन्स को इनके फीचर्स के बेसिस पर अलग अलग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक कैटेगरी चित्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स को भी एक कैटेगरी जो है वो चित्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, तो चित्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स जो है, चित्रेश्वर जो है ये लॉर्ड शिव जो है उनको रिकग्नाइज किया गया है चित्रेश्वर। तो यहाँ पर जो चित्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स जो हैं दे वर इशूड बाय कुनिन्स। ठीक है, देन विच
मुगल एम्पेरर सेंट द सर्वे टीम टू गढ़वाल टू एक्सप्लोर द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर? इसका करेक्ट आंसर है अकबर, यानी कि ऑप्शन ए। देन हु अमंग द फॉलोइंग गढ़वाल प्रिंस वाज अपॉइंटेड मनसबदार इन द मुगल कोर्ट? हम सभी को पता है कि मुगल कोर्ट में मनसबदारी सिस्टम चलता था, एक रैंकिंग सिस्टम था, ठीक है। और अगर हम लोग उत्तराखंड के रूलर्स की बात करें तो गढ़वाल रूलर थे मेदिनी शाह, जिनको मुगल कोर्ट में एज अ मनसबदार अपॉइंट किया गया था। देन इन विच ईयर कुमाऊं वाटर रूल्स वर इम्प्लीमेंटेड? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1917। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 105th क्वेश्चन बात कर रहा है, इन टिहरी रियासत अंडर विच डेप्यूटी कमिश्नर ठाकुर जोत सिंह नेगी वॉज अपॉइंटेड एज अ सेटलमेंट ऑफिसर? देखो जो कुमाऊं वाला रीजन है वो कमिश्नरेट के अंदर आ गया था। सॉरी, टिहरी का जो पार्ट है उसमें कुछ पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया था और कुछ पार्ट जो था वो टिहरी रूलर्स के पास ही था। कुमाऊं का पार्ट भी ऐसी था, ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तो कमिश्नरेट सिस्टम वहाँ पर चलता था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इन टिहरी रियासत अंडर विच डेप्यूटी कमिश्नर ठाकुर जोत सिंह नेगी वॉज अपॉइंटेड एज अ सेटलमेंट ऑफिसर? सेटलमेंट ऑफिसर इज रिलेटेड टू द सेटलमेंट ऑफ लैंड, है ना। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सेटलमेंट ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे और जोत सिंह नेगी को अपॉइंट किया था डेप्यूटी कमिश्नर विंडम ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन 106th विच परमार रूलर इज नोन एज गर्व भंजन इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल? तो गर्व भंजन का जो टाइटल है वो महीपति शाह को दिया जाता है, ठीक है। देन विच वन, क्वेश्चन नंबर 107th पर हम आ जाते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग रॉयल डायनेस्टीज इज एसोसिएटेड विद द तालेश्वर कॉपर प्लेट ग्रांट्स? तो तालेश्वर कॉपर प्लेट ग्रांट से रिलेटेड डायनेस्टी है पौरव डायनेस्टी, पौरवाज, ठीक है। 108th बालाहाट शक्ति स्तंभ इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, गुह। देन चौमू देवता हैं जो चौमू डीटी जो है वो ही इज वर्शिप्ड इन उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के जो है आप ऐसा कह सकते हैं रीजनल डीटी हैं जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स के लिए वर्शिप किए जाते हैं? सो ही इज वर्शिप्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मिल्च कैटल, जो दुधारू जो एनिमल्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए चौमू डीटी को वर्शिप किया जाता है इन उत्तराखंड। Then we have between which of the following two kingdoms the battle of तमाधान was fought? तो तमाधान की जो बैटल है ये कुमाऊं और गढ़वाल के बीच लड़ी गई थी एंड दिस रीजन इज लोकेटेड इन अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में ये पार्ट जो है ये लोकेटेड है। देन हु चेयर्ड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कुमाऊं परिषद? तो कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया? तो कुमाऊं परिषद was established on 30th September 1916, ठीक है। 30th September 1916 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इंडिया में नेशनल कॉन्साइंस बढ़ाने के लिए, यानी कि इंडियन मासेस में नेशनल कॉन्साइंस को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इस काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया। जैसा कि मैंने बताया 1916 में इसको फॉर्मुलेट किया गया और इसकी टोटल 6 सेशंस हुए हैं। टोटल 6 सेशंस हुए हैं। पहला सेशन, इसका फर्स्ट सेशन वाज कंडक्टेड इन अल्मोड़ा और जो लास्ट सेशन था मैंने बताया आपको, इसका 6th सेशन जो था, 6th सेशन में इस काउंसिल को इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 30 सितंबर 1916 में हुआ। 17 जो है और 1917 में इसकी पहली मीटिंग या पहला सेशन हुआ, कहाँ पर? अल्मोड़ा में हुआ। और जो इसका पहला सेशन था इसको प्रिसाइड कर रहे थे या इसको चेयर कर रहे थे कौन? जयदत्त जोशी। अगर हम बाकी सभी ऑप्शंस की बात करें, यानी कि बद्रीदत्त पांडे और जीबी पंत की अगर हम बात करें या हरगोविंद पंत की अगर हम बात करें, सो दे ऑल वर द मेंबर्स ऑफ कुमाऊं परिषद, लेकिन अल्मोड़ा वाला जो सेशन था उसको चेयर कर रहे थे जयदत्त जोशी। यानी कि पहला सेशन जो था कुमाऊं परिषद का, इट वाज चेयर्ड बाय जयदत्त
जोशी। और टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया 6 सेशंस हुए और फाइनल सेशन यानी कि 6th सेशन में द काउंसिल वाज मर्ज्ड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। देन हु वाज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर समता? समता के जो फाउंडर थे वो है हरिप्रसाद तमता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और इससे पहले वाला क्वेश्चन यानी कि 111th जो भी हमने डिस्कस किया उसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि जयदत्त जोशी। देन अनदर क्वेश्चन जो कि अबाउट किसके बारे में है, इट इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट सैलिनिटी। वैसे तो अगर हम बात करें तो डेड सी में जो सैलिनिटी, जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स है वो सबसे मैक्सिमम रहते हैं, लेकिन अमंग दी ऑप्शंस अगर हमें देखना हो तो ऑप्शंस में करेक्ट आंसर होगा रेड सी। देन खुदाई खिदमतगार, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ये किसने, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ये इसके फाउंडर थे। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था ब्रिटिशर्स को नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता है, और उस जगह से ब्रिटिशर्स की प्रेजेंस को हटाने के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया। 1930 में इसको बनाया गया और 1930 में जब इसे बनाया गया, 1947 में इन्होंने अपना एक रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया। वो रेजोल्यूशन था 1947 का रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं बन्नू रेजोल्यूशन। बन्नू रेजोल्यूशन का पर्पस क्या था? बन्नू रेजोल्यूशन का पर्पस था इस रेजोल्यूशन के थ्रू खुदाई खिदमतगार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके लोगों ने ये डिमांड रखी कि उनको एक चॉइस दी जानी चाहिए कि वो उनके पास एक चॉइस होनी चाहिए कि उनकी एक पश्तून्स का था बेसिकली, इसके जो मेंबर्स थे वो थे पश्तून्स, और एक पश्तूनियन रीजन इस्टेब्लिश करने की चॉइस उन्हें दी जानी चाहिए बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू बी मर्ज्ड विद पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान टेरिटरीज के साथ मर्जिंग नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि इनके लिए एक पश्तूनियन लैंड अलग से बना दी जाए और ऐसी लैंड बनाने का एक ऑप्शन, एक चॉइस इन्हें दी जानी चाहिए। और ये चॉइस इन्होंने किस चीज़ के थ्रू एक्सप्रेस की? बन्नू रेजोल्यूशन के थ्रू इन्होंने इस चॉइस को ब्रिटिशर्स के सामने रखा और ये 1947 में लाया गया। अदरवाइज अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया 1930 में इसको बनाया गया बाय खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। देन 115th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनको फ्रंटियर गांधी का टाइटल भी दिया जाता है। देन अगर हम 115th की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इट वॉज फॉर्म्ड इन सिंगापुर बाय मोहन सिंह। ये हमने ध्यान रखना है, आज़ाद हिंद फौज का फॉर्मेशन किसने किया? मोहन सिंह ने किया। कहाँ पर किया? सिंगापुर में किया। मोहन सिंह कौन थे? ही वॉज जापानीज प्रिजनर ऑफ वॉर। जापानीज मतलब थे कि इंडियन ही, लेकिन जापान और ब्रिटेन के कॉन्फ्लिक्ट में ये इंडिया की साइड से इन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया था, और जब जापान विक्टोरियस हुआ तो जापान ने इंडियन सोल्जर्स को वॉर ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना करके वहाँ रखा। तो उन्हीं प्रिजनर्स ऑफ वॉर में एक थे मोहन सिंह, जिन्होंने अल्टीमेटली इस आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, ठीक है। 1943 में इस फौज को ज्वाइन किया सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं रहना कि आज़ाद हिंद फौज का गठन, कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस ने किया, नहीं, इसका फॉर्मेशन मोहन सिंह ने किया, जबकि 1943 में इस फौज को ज्वाइन किया सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 116th क्वेश्चन, द शेप ऑफ अटॉल इज? अटॉल की जो शेप है, अटॉल्स क्या होते हैं? अटॉल्स रीफ, कोरल रीफ से बनने वाले लैंडफॉर्म्स को हम कहते हैं। आइलैंड्स बन जाते हैं समटाइम्स, कोरल रीफ से बनते हैं। बेसिकली आपने ये ध्यान रखना है कि ऐसी लैंडफॉर्म्स होती हैं मेड बाय कोरल रीफ्स,
और इन कोरल रीफ्स की अलग अलग शेप होती है, अलग अलग शेप्स के बेसिस पर इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो वो कोरल रीफ जो हॉर्स शू इस टाइप की शेप का होता है या रिंग शेप का होता है, सर्कुलर टाइप होता है, इस टाइप के रीफ को हम अटॉल कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 117th पर आते हैं, इसमें द ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन इज नोन एज। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे तो आउटर मोस्ट लेयर, अगर हम सन की टोटल लेयर्स की बात करें तो देयर आर 7 डिफरेंट लेयर्स, जिसमें से सबसे बाहर वाली लेयर की अगर हम लोग बात करें तो वो कोरोना रहती है। और कोरोना वाला जो पार्ट है वो आयनोस्फेयर वाला पार्ट के साथ मिला रहता है, यानी कि जो सन से निकलने वाली जो हॉट फ्लेयर्स हैं वो आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में सबसे आउटर पार्ट फॉर्म करती हैं सन का, जिसको आयनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा द ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन, तो ब्राइट जैसे यहाँ पर जुड़ गया तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये लाइट से रिलेटेड है तो फोटोस्फेयर हो जाएगा। अगर सबसे आउटर मोस्ट पूछ रहे होते तो फिर हम आयनोस्फेयर करते, बट ब्राइट आउटर लेयर पूछा गया है तो फोटोस्फेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। देन एपायरोजेनिक फोर्सेज आर रिजल्ट ऑफ एपायरोजेनिक। अब अगर हम लोग अर्थ पे फोर्सेज की बात करें तो दो तरह के फोर्सेस इसमें होते हैं, एक होते हैं एपायरोजेनिक फोर्सेस, एक होते हैं ओरोजेनिक फोर्सेस। तो एपायरोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं, अपायरो का मीनिंग होता है कॉन्टिनेंट और जेनी का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन होता है, ऐसे फोर्सेस को एपायरोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और ऐसे फोर्सेस जिनसे माउंटेन बिल्डिंग होती है उनको ओरोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ओरोजेनिक फोर्सेस, ओरो का मतलब होता है माउंटेन, जेनी का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह के दो फोर्सेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक एपायरोजेनिक और एक ओरोजेनिक। और एपायरोजेनिक फोर्सेस जो है वो किस तरह से, मतलब अर्थ का कौन सा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से एपायरोजेनिक फोर्सेस जनरेट होते हैं, तो अर्थ का वर्टिकल मूवमेंट यानी कि अपवर्ड मूवमेंट। मैग्मा जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जब वो मैग्मा ऊपर आकर के ठंडा होगा तो वहां पर नई लेयर ऑफ कॉन्टिनेंट जो है वो फॉर्म होगी, जिसको हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी पढ़ते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हमने पढ़ी है, उस थ्योरी में भी हम इस बारे में पढ़ते हैं कि जब मैग्मा अपने वेंट से ऊपर की तरफ निकलता है और बाहर अर्थ के ऊपर आने के बाद जब वो वहाँ पर सॉलिडिफाई होता है, वहाँ ठंडा होता है, तो उसकी वजह से जो सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड होता है और ज़्यादा आउटवर्ड्स जो है वो स्प्रेड होता है। और जिस जगह पर मैग्मा ठंडा हुआ है उस जगह पर नई लेयर ऑफ अर्थ और नई लेयर ऑफ कॉन्टिनेंट जो है वो बिल्ड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एपायरोजेनिक फोर्सेस आर रिजल्ट्स ऑफ वर्टिकल अर्थ मूवमेंट। ठीक है, देन ड्राई विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट आर नोन एज। तो इसमें कंफ्यूजन ये हो सकती है क्योंकि सहारा में हमने पढ़ा है कि सिरोक्को, लेकिन सिरोक्को में ध्यान रखना है कि सहारा डेजर्ट से ऊपर की तरफ नॉर्दर्न साइड में सिरोक्को चलती है, इटली की तरफ चलती है ऊपर की तरफ। ठीक है, मेडिटेरेनियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी की तरफ ऊपर की तरफ चलती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डायरेक्शन दे दी, तो डायरेक्शन देने की वजह से हमने ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा हरमैटन। ठीक है, then the landform of hanging valley is associated with which of the following। तो hanging valleys या फिर U shaped valleys जो हैं वो क्रिएट होती है ड्यू टू द ग्लेशियर्स, तो ये ग्लेशियर का ही एक फीचर है। ठीक है, देन 121st इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है It is found, consider the following statements regarding the tropical dry deciduous forest in India. It is found in the regions where rainfall is between 25 and 75 centimeter. ये wrong है. They occur in an irregular white strip running from the foot of the Himalayas. The second statement is correct. इसका correct answer होगा option B. ठीक है. Then Which of the following peninsular river has longest course length? ये सभी को पता है, गोदावरी जो है पेनिनसुलर रीजन में सबसे लंबा जो कोर्स है किसी रिवर का तो वो गोदावरी है। और नॉर्दर्न रीजन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे लंबी रिवर, अगर पूरे इंडिया में भी बात करें तो गंगा है, और नॉर्दर्न रीजन में भी बात करें तो गंगा है, लेकिन पेनिनसुलर रीजन में गोदावरी है, इसी वजह से इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देन 123 की बात अगर हम लोग करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट
ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लेटेराइट सॉइल इन इंडिया। तो लेटेराइट सॉइल के बारे में, दे आर डेफिशिएंट इन लाइम, ये मैं बता देती हूँ। ओके, सो अगर हम इन सभी स्टेटमेंट्स को फॉलो करें तो यहाँ पर दे आर डेफिशिएंट इन लाइम एंड नाइट्रोजन, विच इज करेक्ट। दे प्रोवाइड गुड बिल्डिंग मटेरियल, अगेन करेक्ट। दे आर अफेक्टेड बाय लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग से अफेक्ट होती है, ये बिल्कुल सही है। एंड दे आर मॉइस्चर रिटेंटिव विद लार्ज क्ले फैक्टर्स, दिस इज रॉन्ग। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देन 124 which drainage pattern is commonly found in Ganga plains and Assam valleys, characterized by wide plains, gentle slopes, heavy rains and large number of tributaries। large number of tributaries हमें dendritic pattern में मिलती हैं, dendritic pattern इसका correct answer हो जाएगा। Then which one of the following groups of forest is spread over large area in India, इसका correct answer है tropical moist deciduous forest। Then 126th, रिवर काबिनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर है कावेरी, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है रिवर काबिनी। 127 डिस्कस करते हैं। 127 कह रहा है व्हेन द कोरियोलिस इफेक्ट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, द रिजल्टिंग विंड इज टर्म्ड एज। तो दो अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट जो कि विंड्स को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टू देयर राइट डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फेयर में टू देयर लेफ्ट डिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो जिस टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक विंड ब्लो करनी शुरू होती है जिसको जियोस्ट्रोफिक विंड कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जियोस्ट्रोफिक विंड, यानी कि ऑप्शन सी। देन द मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच वाला जो बॉर्डर है उस जगह पर मैकमोहन लाइन एस्टैब्लिश की गई है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, उंतादुरा पास इज सिचुएटेड नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड। तो ध्यान रखना है हमने कि ये जो पास है ये मिलम ग्लेशियर के पास है, विच इज इन पिथौरागढ़, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ट्रेडिशनली कॉल्ड एज द फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड इन उत्तराखंड। तो फार्मर का बेस्ट फ्रेंड ओक ट्री, जिसको बांझ का पेड़ भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा इसमें फाइब्रस रूट्स फाइब्रस बहुत सारी रूट्स होती हैं इस ट्री के नीचे, और ये जो रूट्स हैं ये पानी को होल्ड करने का काम करती है और मिट्टी को भी होल्ड करने का काम करती है, जिससे जो है सॉइल इरोजन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है उत्तराखंड के फार्मर्स को। दैट्स वाई इसको फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड कहा जा रहा है, और इस पेड़ को शिव की जटाएं भी कहते हैं, ठीक है। तो देन 131, टेम्परेरी हैबिटेट्स इन द हाई अल्टीट्यूड पैस्चर्स ऑफ गढ़वाल हिमालयाज आर कॉल्ड एज। हमारे उत्तराखंड में अलग अलग पैस्चर लैंड्स बनी हुई हैं, मीडोज बने हुए हैं, और अलग अलग ट्राइब्स इन जगहों पर जाती हैं ना। तो जिस टाइम पर यहाँ पर स्नो मेल्ट होती है तो ट्राइब्स इनकी तरफ, इन पैस्चर्स की तरफ चली जाती है, अपने जितने भी उनके कैटल हैं उनको लेकर के, और जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ पर ये अपने कुछ टेम्परेरी सेटलमेंट्स बनाते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्परेरी हैबिटेट्स, परमानेंट नहीं होते, क्योंकि जब यहाँ पर स्नोफॉल होती है बहुत ज़्यादा, जब यहाँ पर आइस होती है, स्नोफॉल होती है, तो ये वापस से नीचे वाले पार्ट्स की तरफ मूव कर जाते हैं अपने एनिमल्स के साथ, और जब ये स्नो मेल्ट होती है तो अगेन ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, इन हाई एल्टीट्यूड पैस्चर लैंड्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो हैबिटेट्स हैं कैसे हैं, टेम्परेरी हैं, और ऐसे हैबिटेट्स को खरक कहा जाता है, खर्क कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। देन अनदर क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 डेटा। पहली स्टेटमेंट है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन उत्तराखंड, बिल्कुल सही है ये। देन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन उत्तराखंड, नो ये गलत है। अल्मोड़ा हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, जिसका जो कि 1139 है। दिस इज द sex ratio of Almora according to census data 2011. And then Udham Singh Nagar has the highest percentage of Muslim population. ये थोड़ा confusing हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि maximum या फिर highest population of Muslim उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है, which is around 33% और 34%।
जबकि उधम सिंह नगर में भी पॉपुलेशन है, बट ये सेकंड नंबर पर आएगा क्योंकि वो 22% के अराउंड है उधम सिंह नगर में। तो दो स्टेटमेंट्स हमारी रॉन्ग हो गई हैं, 2 और 3, ठीक है। तो क्योंकि रुद्रप्रयाग की जगह यहाँ पर अल्मोड़ा होगा और इधर उधम सिंह नगर की जगह हरिद्वार होगा, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट्स गलत है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन 133, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इन 2015। तो उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स में से दो ही हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बने हैं, एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और एक राजाजी नेशनल पार्क। 1973 में जिस टाइम पर प्रोजेक्ट टाइगर आया था उसी टाइम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन 2015 में राजाजी नेशनल पार्क को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजाजी नेशनल पार्क। देन क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रिक्ट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है आपसे, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेड्यूल। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर, देन यहाँ, यहाँ और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर, ठीक है। चमोली में सबसे कम परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब हमें मिलेगा टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। देन दुर्मीताल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। 2011 में करंट में आया था ये कि उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था कि दुर्मीताल को रिजुविनेट किया जाएगा, फिर से वापस से इसको रिवाइव किया जाएगा, और दुर्मीताल इज इन चमोली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चमोली। देन 136 क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें देखा जाए तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली एंड अल्टीमेटली मैक्सिमम जो है यहाँ पर नैनीताल में देखा जाता है फीमेल लिटरेसी रेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरथी रिवर इन उत्तराखंड। तो गिरथी रिवर जो है पिथौरागढ़ के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करती है, कुछ दूरी तक फ्लो करने के बाद ये पिथौरागढ़ क्योंकि कुमाऊं डिवीजन में आता है, कुछ दूरी तक फ्लो करने के बाद ये एंटर कर जाती है गढ़वाल डिवीजन में उत्तराखंड के, और इसी फ्लो के दौरान इट इज जॉइंड बाय अनदर ट्रिब्यूटरी विच इज कियोगाड। तो इसकी ट्रिब्यूटरी है कियोगाड, ठीक है। देन 138 हु स्टार्टेड द मेती मूवमेंट फॉर प्लांटेशन। मूवमेंट के बारे में सभी ने पढ़ा होगा कि लड़की शादी से पहले जो है अपने घर में एक पौधा लगाती है और फिर उस पौधे को लुक आफ्टर करना होता है, उसकी केयर करनी होती है उसके मायके वाले लोगों ने, यानी कि उसके मैटरनल हाउस के जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो और ये जो मैती है ये एक ऐसा ट्रेडिशन बन गया, फिर उत्तराखंड में एक ऐसा ट्रेडिशन बन गया जो कि एज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखा जाने लगा। जब शादी के फंक्शन होते हैं अलग अलग, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैथ का फंक्शन भी होता है, मैती फंक्शन होता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? कल्याण सिंह रावत ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी, और अल्टीमेटली ये क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही ये एक मूवमेंट है, ठीक है। देन सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ रिवर बेसिन सेपरेटेड बाय दूधातोली माउंटेन रेंज। दूधातोली माउंटेन रेंज हमारी जो है ये कुमाऊं वाले पार्ट में आ जाती है, और जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा, ये दोनों रेंजेस को ये सेपरेट करती है। तो पिंडर और रामगंगा बेसिन को इस रेंज ने सेपरेट किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर जादगंगा एंड भागीरथी। ये दोनों नदियां भैरव घाटी में मिलती हैं एक दूसरे से, तो इनका कॉन्फ्लुएंस होता है भैरव घाटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द स्टेट कंसिडर किया जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। हालांकि नॉमिनल हेड हैं और फिर रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट कहा गया, तो हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट के रिलेशन के ऊपर दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में देखे हैं। शुरुआत में भी हमने किया था एक क्वेश्चन कि यूनियन और स्टेट काउंसिल किस के बारे में था वो, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पार्ट ही पूछ लिया कि कौन से पार्ट में दिया गया है, तो पार्ट 11 इज द करेक्ट आंसर। What is the main function of public accounts committee? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेन फंक्शन होता है ऑप्शन ए टू एग्जामिन
द कैग एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, आसियान का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जकार्ता, इंडोनेशिया। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। 1967 में इसको फॉर्मुलेट किया गया बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आया, जिसको आसियान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन। करंटली 10 कंट्रीज जो हैं, साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, वो इसका पार्ट है। कुछ 5 कंट्रीज ही थी जिन्होंने, जो इसकी फाउंडिंग फादर कहलाती है, यानी कि जिन्होंने ये बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन की थी, बाकियों ने इसको बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। देन 145, क्वेश्चन नंबर 145 ये बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डज नॉट मैच विद द ईयर इट वॉज एग्जीक्यूटेड। तो इसमें बाकी सभी करेक्ट हैं, इसमें एक ही गलत है जो है बी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक एग्रीमेंट 1967, दिस इज रॉन्ग, तो आंसर हो जाएगा बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात भी करता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी सबको दी जाती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का एक एग्जाम्पल है, जितने भी लोग 18 और 18 अबव हैं उन सभी को पॉलिटिकल राइट दिया गया है, राइट टू वोट, ठीक है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात भी करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, सोशलिस्ट स्टेट की बात करता है, लेकिन एक ही फीचर है कम्युनिस्ट फीचर, वो हमें यहाँ देखने नहीं मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कम्युनिस्ट स्टेट। देन यहाँ पर Which of the following words are not present in the preamble of Indian Constitution adopted on November 26, 1949? तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को एक ही बार अभी तक जो है अमेंड किया गया है और कुछ नई टर्म्स उसमें इंक्लूड की गई है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। अब अगर एक्चुअल प्रियम्बल की बात करें तो एक्चुअल प्रियम्बल में इनमें से कौन से वर्ड्स नहीं थे? तो रिपब्लिक के अलावा बाकी तीनों वर्ड्स उसमें नहीं थे इंक्लूडेड, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ना ही उसमें रिलायबल था, आज भी नहीं है, सोशलिस्ट भी नहीं था, आज भी नहीं है, सोशलिस्ट है, रिलायबल नहीं था और नॉन रिलीजियस भी नहीं था, ना तो था ना ही आज है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। अब देखो इसको इजीली हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इट इज लिंक्ड टू द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स में से नहीं है, ये प्रेसिडेंट की ही लेजिस्लेटिव पावर्स में से है, यानी कि प्रेसिडेंट को के पास अलग अलग पावर्स हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। तो लेजिस्लेशन मेकिंग से रिलेटेड जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, वो ऑर्डिनेंस में आ जाती है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट में अगर हम देखें, इट इज लिंक्ड टू द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ये। देन आर्टिकल 123 डील्स विद इट, ठीक है। आर्टिकल 123 में देखते हैं हम कि प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस बनाने की पावर है, और 231 में हम देखते हैं कि गवर्नर्स को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स दी गई हैं। इट सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर 6 वीक्स ऑफ पार्लियामेंट सेशन। अब ऑर्डिनेंस कब आता है? ऑर्डिनेंस तब आता है जब पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है या पार्लियामेंट सेशंस नहीं हो रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन जैसे ही कंडक्ट होना शुरू होगा उसके 6 वीक के बाद ऑटोमेटिकली जो ऑर्डिनेंस है ये सीज हो जाएगा, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके बाद। लास्ट ऑप्शन जो है ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट कैन नेवर रिपील इट। जब प्रेसिडेंट इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं तो इसको रिपील भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है, कैन नेवर नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट कैन रिपील इट, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन मैच द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स विद द रिवर ऑन विच दे आर कंस्ट्रक्टेड। तो इधर की तरफ हमें कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ डैम्स दिए हुए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स दिए हैं, और हमको उनकी करेक्ट रिवर्स के साथ उनको मैच करना है। तो अगर हम लोग कोटेश्वर की बात करें तो कोटेश्वर जो है, कोटेश्वर की बात करें
तो ये इसका सही आंसर होगा भागीरथी। कोटेश्वर डैम जो है वो भागीरथी पर बना हुआ है। कुल्हल की बात अगर हम लोग करें तो ये आसन रिवर के ऊपर है। देन तपोवन विष्णुघाट की अगर हम बात करें तो ये धौली रिवर पर है। और विष्णु प्रयाग की बात करें तो ये अलकनंदा पर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 3142। देन लास्ट है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल जोग्राफिकल एरिया। देखो अगर वैसे पूछते कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड कहाँ पर है तो पौड़ी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में पूछा है तो इसका आंसर जो है वो है रुद्रप्रयाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए हैं। इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पुट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।